चलो, हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और मैंने रिसेंटली नोटिस किया कि फैक्ट्स तो अच्छे से याद हैं। जो संडे को अपन ने मैराथन ली थी बेसिक ज्योग्राफी की, जिसमें अपन ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 2013 से लेकर 2025 फरवरी के प्री एग्जाम तक। तो मैंने नोटिस किया कि ठीक है, हमें फैक्ट्स अच्छे से आते हैं, लेकिन जब जब कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आए तो हम थोड़े से अटक रहे हैं उन क्वेश्चंस में। हम क्यों अटक रहे हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को रटा नहीं जा सकता, कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता है। सो मेरा ये आइडिया है कि अब अपन ज्योग्राफी के जो बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स होते हैं वहाँ से स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपको लगता है कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, या मैम ये टॉपिक भी एक है जो परेशान करता है, नहीं समझ में आ रहा है, या फिर समझ में आ जाता है लेकिन याद नहीं रहता है, या वट एवर बी योर केस, कॉमेंट्स में लिख देना। अपन नेक्स्ट वीडियो में उन टॉपिक से करना स्टार्ट कर देंगे काम, ठीक है? आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नाउ मैं टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं दैट 5 जुलाई को आरएस ओनली पे सेमिनार है, और इस सेमिनार में हम बहुत ही बेसिकली मतलब इस एग्जाम को समझेंगे, ठीक है? आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। मैंने तो एक सब्जेक्ट का कराया है, बाकियों का भी करना है। कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक लेनी है, मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं, क्योंकि हमारे पास में बहुत लिमिटेड टाइम है। 29 नवंबर को आपका एग्जाम है, राइट? तो इन सभी कंस्ट्रेंट्स के साथ में अब हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी है, क्या कोचिंग लें या ना लें, और अगर कोचिंग नहीं लेनी है, सेल्फ स्टडी करनी है तो कैसे होगा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, मुझे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व करने की कोई ट्रिक्स चाहिए, कोई निमोनिक्स हैं, या जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी चीज़ आपको इस एग्जाम के लिए परेशान कर रही है, कम टू द सेमिनार एंड गेट योर क्वेश्चंस आंसर्ड, ठीक है? जो ऑलरेडी इस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं, अच्छे रैंक होल्डर्स हैं, जो आरएस ऑफिसर्स हैं, वही आपके साथ में यहाँ पर डील करेंगे। तो आपकी 1-on-1 मेंटोरशिप भी होगी, ठीक है? 5 जुलाई को सुबह 11 बजे आरएस ओनली के सेंटर पे। इसमें आने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई काउंसलिंग चाहिए, कि सिर्फ मैम यही नहीं है, जैसे कि मेरे को टेस्ट सीरीज़ चाहिए, टेस्ट सीरीज़ हमारी रन कर रही हैं, उसके लिए पासेस भी अवेलेबल हैं, उसकी क्वेरी भी अगर है तो वो भी आपको गूगल फॉर्म पे फिल करके सबमिट कर देनी है। आपकी काउंसलिंग हो जाएगी एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है? और अगर नहीं तो एक फ़ोन नंबर भी है, उस पर क्लिक करो, उस पर कॉल करो, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। ज़्यादातर अपन मैप से ही समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं यहाँ पर फैक्ट्स भी लेकर आई हूँ, फैक्ट्स पे भी डिस्कस करेंगे, बट अपन कोशिश करेंगे कि अपन को बेसिकली जो भी इसका फाउंडेशन है, जो भी कारण है कि क्यों सर्दियों में बारिश होती है, क्यों हम लोकल लैंग्वेज में मावट जिसको बोलते हैं, राइट? सर्दियों में बारिश होती है जनवरी फरवरी में, हाँ, क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न। ना मैम इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? पहली चीज़ तो ये कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दूसरी चीज़, डेरिवेटिव क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। क्लास के एंड में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, उनमें से आपको आंसर लिखने हैं। आप आंसर सबमिट करा सकते हो, ऑनलाइन सबमिट करा सकते हो, या फिर अगेन फ़ोन नंबर यूज़ करो और आपको पता चल जाएगा कि उन आंसर्स का क्या करना है। मैं पर्सनली चेक करूँगी, ठीक है? अगर नहीं, चलो टॉपिक पे चलते हैं। नाउ ये वाला रीजन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, एंड जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो। ये वो रीजन है जहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है। नवंबर एंड से लेकर मार्च फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक जो आप बारिश देखते हो, जिनको अपन सर्दियों की मावट बोलते हैं, वो इस रीजन में होती है। वो क्यों होती है? कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। मैंने हमेशा बताया है, ज्योग्राफी समझने के लिए आपको हीट समझना ज़रूरी है, गर्मी कहाँ है, ठीक है? मैम लेकिन सर्दियों की बात हो रही है तो सर्दी है, गर्मी तो है ही नहीं। एग्जैक्टली अब हम समझेंगे कंपेरेटिव हीट। कंपेरेटिवली कौन सी जगह ज़्यादा ठंडी है, कौन सी जगह कम ठंडी है। अब एक चीज़ का ध्यान देना, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है? यू नो व्हाट, प्रॉपर वर्ल्ड मैप ही निकाल लेते हैं अपन। हैंग ऑन अ सेकेंड, दिस राइट, ये वर्ल्ड मैप है जिसमें अपन का यूरोप, एशिया, यही अपन का फोकस है, इसी पे ध्यान देंगे। नोटिस करना जो मैं ड्रॉ कर रही हूं, यहां पर पड़ रही है एक्सट्रीम विंटर, ये है एक्सट्रीम विंटर, ठीक है ना? परमाफ्रॉस्ट वाले रीजन्स हैं। दिस इज स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये है आपका रशिया, साइबेरियन रीजन वाला, ठीक है? ये हो गया आपका। ओ बाय द वे, ये कौन सा कंट्री है, कौन बताएगा? चलो मुझे कमेंट्स में बताओ, ये जो मैंने कंट्री मार्क किया है ये कौन सा कंट्री है? ठीक है, दिस इज चाइना। यहाँ पर है गोबी डेजर्ट, टकलामकान डेजर्ट, ये सब ठंडी जगह है। ये आपका है नॉर्दर्न अफगानिस्तान, ठीक है? नॉर्दर्न पाकिस्तान, जो इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो रीजन है, ठीक है? यहाँ सर्दी पड़ रही है, वेरी कोल्ड, दिस इज यूक्रेन, वेरी कोल्ड, दिस इज बेलारूस, एक्सट्रीमली कोल्ड,
पोलैंड, जर्मनी, ये सारी चीज़ें जगह बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी हैं, एक्सट्रीम कोल्ड। तो यहाँ क्या होता है, हाई प्रेशर डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, काय से लिखें अपन, लाइट ब्लू से लिखते हैं। यहाँ होता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का क्या मतलब है, जिस जगह पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है उस जगह की हवा भारी होती है, और भारी चीज़ क्या होती है, बैठती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेवलप होता है कोल्ड फ्रंट। फ्रंट्स की क्लास ली थी मैंने, याद है? अगर आपने नहीं देखी है तो आपको वीडियो मिल जाएगी। इफ़ यू वांट कि मैम फिर से सिंपली समझा दो, वीडियो से समझा दो, आई विल डू दैट, ठीक है। कोल्ड फ्रंट होते हैं। कोल्ड फ्रंट का मतलब होता है ठंडी हवा का एक ऐसा मास, एक ऐसा टुकड़ा जो कि मूव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ठंडी है तो भारी होगी, भारी है इसका मतलब डेंस होगी, और अगर डेंस है तो धीरे चल रही होगी। ये लॉजिक समझ में आता है? बढ़िया। जब यहाँ पर ठंडा है, हाई प्रेशर है, तो कंपेयर अगर करेंगे तो यहाँ पर उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, उतना ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं है, नहीं होगा ना। तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर है वो इससे कम है, ओके। अब क्या होता है कि ये जो हाई प्रेशर है ये इसकी तरफ चलता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी गर्माहट है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी गर्माहट है तो ये वाली हवा हल्की है, अगर ये हल्की होगी तो ये थोड़ी ऊपर उठेगी, और जो चीज़, जो जगह, जिस जगह की हवा ऊपर उठती है वहाँ पर नीचे स्पेस बनता है, उस स्पेस को ये हवा आके कवर करने की कोशिश करती है। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट इतना ज़्यादा शार्प है, इतना स्टीप है कि यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन्स बनने लगते हैं। जो ठंडी हवा है, जो कोल्ड फ्रंट है, उसने इतना रैपिडली इस जगह को, इस हवा को, इस वाली हवा को रिप्लेस किया है कि ये वाली हवा बहुत स्पीड से ऊपर उठती है। हवा अगर तेज चलेगी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अगर हवा बहुत तेज चलेगी तो पानी के छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको अपने साथ उठा लेगी, ओके राइट। यहाँ पर बनते हैं फ्रंटल क्लाउड्स। क्या बनते हैं? फ्रंटल क्लाउड्स। ये कोल्ड फ्रंट, सॉरी, ये कोल्ड है और ये हॉट है। तो ये जो इन दोनों का मार्जिन होता है ना, ये वाली जगह, यहाँ पर बनते हैं फ्रंटल क्लाउड्स। ऐसे बादल बनते हैं जो कि फ्रंट्स की बाउंड्री पे बनते हैं और इनमें पानी होता है। ये रेन बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। दिस इज गुड, वेरी गुड। यहाँ पर ठंडक है, इससे कम ठंडा है लेकिन फिर भी ठंडा तो है। यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड है। यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड है क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिमालयस हैं, यहाँ पर हिमालय के पर्वत हैं। हिमालय के पर्वत में और राजस्थान की सर्दी में फर्क है भाई। वहाँ पर नेगेटिव में टेम्परेचर्स हैं, अपने पास में मैक्सिमम 1-2 डिग्री के आसपास जाता है टेम्परेचर। वो भी मैं वेस्टर्न, एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान की बात कर रही हूँ। जयपुर में तो 6-7 के आसपास टेम्परेचर जाता है। ठंडा दिन होता है वो, जिसमें अपन बोलते हैं ओहो आज तो 9 डिग्री हो गया, 8 डिग्री हो गया। दैट इज अ कोल्ड डे, राइट। ये कोल्ड इस कोल्ड से कम है। यहाँ की ठंड हिमालय की ठंड से कम ठंडी है। वो सेम कंपैरिजन यहाँ का भी होता है। ये ठंडा है, यहाँ पर 2 से 3 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पर 6 से 7 डिग्री है। तो क्या होता है कि यहाँ की हवा जो है ये भी ऊपर राइज करती है इसके कंपैरिजन में, है ना। गर्माहट हो गई। जब ये राइज कर जाएगी ऊपर तो ये वाली हवा, जहाँ पर क्लाउड्स बने हुए हैं, फ्रंटल क्लाउड्स बने हुए हैं, वो हवा ट्रैवल करती है। ये हवा ट्रैवल करेगी यूं, इस हवा को रिप्लेस करने के लिए। ये हवा ऊपर उठ गई, ये वाली जो हवा है जो कंपैरेटिवली थोड़ी सी गुनगुनी थी, इसके कंपैरिजन में वो हवा रश करती है, यहाँ पर आती है। वो हवा हिमालय से भिड़ती है और बारिश कर देती है। बारिश क्यों कर देगी? क्योंकि बादल भिड़ जाएंगे तो बारिश करते हैं। अगर हिमालयन रीजन में बारिश हो रही है तो स्नो के फॉर्म में होगी, और अगर नॉन हिमालयन रीजन में यानी कि प्लेन्स में बारिश हो रही है तो रेनफॉल के रूप में होगी। यही होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसको अपन थोड़ा सा ना लैंग्वेज में देख लेते हैं, सो दैट वी हैव समथिंग टू राइट अबाउट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का मतलब होता है ट्रॉपिकल रीजन से बाहर रहने वाला, यानी कि टेम्परेट रीजन में होने वाला साइक्लोन। साइक्लोन देख लिया अपन ने कैसे बनता है ना। दैट फॉर्म्स इन द मेडिटेरेनियन रीजन, देखा अपन ने। ये अनएक्सपेक्टेड विंटर रेनफॉल करता है। हम विंटर्स में रेनफॉल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो प्रेशर है वो हाई लेवल पे होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है। हाई प्रेशर में बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं होती ना। मतलब मैंने हीट की क्लास एक्सप्लेन करी थी, रेफर करोगे समझ में आ जाएगा। हाई प्रेशर में बारिश नहीं होती है, लो प्रेशर में बारिश होती है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हाई प्रेशर है, फिर भी बारिश हो गई, इसलिए ये अनएक्सपेक्टेड है। नॉन मानसूनल वेदर सिस्टम्स हैं जो कि वेस्टर्ली विंड्स के कारण होते हैं। जो हवाएं वेस्ट से आ रही हैं उनको वेस्टर्ली कहते हैं, जो हवाएं ईस्ट से आ रही हैं उनको ईस्टर्लीज कहते हैं। जिस डायरेक्शन से हवा आ रही होती है उसी डायरेक्शन पे उसका नाम पड़ जाता है, ओके। इसको वेस्टर्न डिप्रेशन भी बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं, और हिंदी मारवाड़ी में इसको मावठ बोलते हैं। मुझे लगता है ये लाइट कुछ ज़्यादा ही लाइट है, तो ब्लू से लेते हैं।
मावठ। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है बट लिखते ऐसे ही है, ठ है ये, ढ नहीं है। ओके राइट। मेन सीजन कौन सा है? दिसंबर से फरवरी, लास्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट होते हुए फर्स्ट मैक्सिमम सेकंड वीक ऑफ मार्च तक ये हवाएं बारिश करती हैं। ये रहा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है फिर से समझो। यहां पर फ्रंटल क्लाउड्स डेवलप होते हैं। यहां पर फ्रंटल क्लाउड्स क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि यहां से एक्सट्रीम कोल्ड फ्रंट मूव करता है कंपेरेटिवली कम कोल्ड वाली जगह पे। कंपेरेटिवली यहाँ पर मान लेते हैं -10 का अगर टेम्परेचर है तो यहाँ पर -3 का टेम्परेचर है। वैसे -3 भी नहीं होता है, 0-1 डिग्री के आसपास होता है, बट वी विल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपन मान रहे हैं। तो 6 डिग्री का फर्क है। 6 डिग्री का फर्क हवाओं को मूव करने के लिए इनफ होता है ना। 2-2.5 डिग्री में भी फर्क पड़ जाता है। तो जब यहाँ पर ये हवाएं आती हैं तो इन हवाओं का क्या होगा? ये दूसरी जगह मूव करेंगी। क्योंकि ये दूसरी जगह मूव कर रही है तो मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और रेड सी, इन सॉरी अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी, रेड सी, हॉर्मुज, बबल मंदेब, इन जगहों से ये हवाएं पानी उठाने लग जाती हैं क्योंकि इनकी स्पीड है, ठीक है ना। राइट। ये आती है यहाँ पे, इनको लगता है कि अरे यहाँ पर तो और भी ज्यादा लो प्रेशर है तो इनकी स्पीड हो जाती है फास्ट। इसीलिए अफगानिस्तान, ईरान, इराक और पाकिस्तान में ये बारिश नहीं होती। जबकि यहाँ पर जैग्रोस माउंटेन्स हैं, एल्ब्रोस माउंटेन्स हैं ईरान में, पाकिस्तान में सुलेमान माउंटेन्स हैं, और अफगानिस्तान तो वैसे भी पूरा का पूरा माउंटेनियस रीजन है, हिंदुश कुश वगैरह वाला इलाका है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है, ठीक है। ये और स्पीड से आते हैं और हिमालय की टॉल बहुत ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं और भिड़ के बारिश कर देती हैं। ईजी, दिस इज वेरी ईजी, ठीक है। राइट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते कैसे हैं? लो प्रेशर साइक्लोनिक सिस्टम बनते हैं जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं और इसीलिए इसको वेस्टर्लीज के साथ में आने वाली हवाएं बोलते हैं। वेस्टर्लीज बोलते हैं इसको, जो वेस्ट से आने वाली हवाएं हैं, ठीक है। ये इनमें क्लाउड्स होते हैं, ये क्लाउड्स के साथ आते हैं, फ्रंटल क्लाउड्स बनते हैं। इनमें क्लाउड्स में पानी होता है तो ये रेन्स करती हैं, प्लेन्स में रेन होती हैं और हायर एरियाज में स्नोफॉल के फॉर्म में गिरती हैं। सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर्स होता है और कोल्ड वेव्स। क्यों? क्योंकि जैसे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली राजस्थान, पंजाब, इन जगहों पे क्या है 1-2 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, मैक्सिमम 3 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, और ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं? -1, -2 से। तो 2-2.5 डिग्री का भी फर्क है तो बारिश होएगी। और क्योंकि 2-2.5 डिग्री का फर्क है तो ठंडी हवाएं भी चलती हैं, और सर्दियों में बारिश हो जाएगी तो पानी क्या करता है? टेम्परेचर को डाउन कर देता है, तो हमें और ठंड लगती है, राइट। मॉइस्चर कहाँ से आता है? मेडिटेरेनियन सी से, ब्लैक सी से, कैस्पियन सी से। मेजरली यही पोर्शंस हैं। मेन एरियाज कहाँ कहाँ पे बारिश होती है या फिर स्नोफॉल होती है, हेल स्टॉर्म्स आते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान, एमपी, और यहाँ पर पार्ट्स ऑफ एमपी, यहाँ पर इसे कहते हैं मावठ। इजी, वेरी इजी। समटाइम्स ठीक है, हिमालय जो है वो बैरियर की तरह काम करते हैं और हैवी प्रेसिपिटेशन होने पर मजबूर कर देते हैं क्लाउड्स को, बैरियर की तरह काम करते हैं, ये चीज हमें पता है। यही तो रीजन है कि साउथ वेस्ट मानसून जो अरेबियन सी ब्रांच से आता है या फिर साउथ ईस्ट मानसून जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आता है वो भी इंडिया में ही बरसता है, चाइना तक नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? बिकॉज हिमालयस बहुत बहुत ऊंचे हैं, उनको पार करके क्लाउड्स नहीं जा पाते, यही बारिश हो जाती है। इसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब भिड़ के और बारिश कर दें। तो जिस चीज से वो भिड़े हैं माउंटेन्स, उनके पीछे वाली जगह रेन शैडो एरिया हो जाती है, लीवर्ड साइड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते क्यों हैं? वार्म और कोल्ड एयर मास जो है वो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर अटक जाते हैं, एक दूसरे से मीट कर जाते हैं, जो कि लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट करते हैं। अभी अपन ने देखा लो प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि कंपैरेटिवली हवा गुनगुनी है, ठीक है, और वो राइज कर जाती है। ये ईस्टवर्ड चलते हैं, यानी कि ईस्ट की तरफ चलते हैं, जिसको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम लेकर जाती है। जेट स्ट्रीम्स मैंने पहले बताया हुआ है क्लास में, एक्सट्रीमली फास्ट एयर होती है जो कि ट्रोपोस्फेयर, हायर ट्रोपोस्फेयर और मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर तक बहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिना किसी रोक टोक, बिना किसी रेजिस्टेंस के हवाएं चलती हैं, तो बहुत तेज स्पीड से चलती हैं, और इनका प्रेशर इतना हाई होता है, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जो ट्रोपोस्फेयर, मिडिल ट्रोपोस्फेयर में जो क्लाउड्स हैं वो तक इनके साथ बह के आ जाते हैं, ठीक है। मॉइस्चर कहाँ से पकड़ती हैं ये बता दिया मैंने, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, और किसके ऊपर से गुजरती हैं? ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भी होती हुई आ जाती हैं, राजस्थान और यूपी तक बारिश करती हैं। हिमालय से हिट करती हैं, माउंटेन्स फोर्स करती हैं कि एयर राइज हो, ओरोग्राफिक रेनफॉल लिफ्ट हो, एयर ठंडी हो जाती है, क्लाउड्स रेन और स्नो के फॉर्म में बरस जाते हैं, प्रेसिपिटेशन होती है, और ये जो टेम्परेट साइक्लोनिक सिस्टम बना था ये वीक हो जाता है, क्योंकि जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था गर्म और ठंडे के बीच में, बारिश होते ही ठंड हो जाती है, दोनों तरफ जो टेम्परेचर है वो आसपास लगभग एक जैसा सा हो जाता है, तो फिर आपका जो टेम्परेट साइक्लोन बना था वहां पर ठंडा, वो वीक पड़ जाता है। इजी,
चलो यहाँ पर समझ में आ गया, सी हाई प्रेशर बन रहा है, लेकिन ये जो फ्रंट है ये यहाँ पर आता है और ये एक्सट्रीम हाई प्रेशर के साथ में आता है। तो ये जो कंपेरेटिवली हाई प्रेशर बनता है, क्योंकि पानी क्या होता है, जमीन से धीरे ठंडा होता है, जमीन से धीरे गर्म होता है, तो ये जो ग्रेडियंट डिफरेंट है दोनों का, सॉलिड का और लिक्विड का, उसके कारण यहाँ पर गर्माहट फील होती है मेडिटेरेनियन में। इसीलिए इटली में कभी भी स्नोफॉल नहीं मिलेगा, लेकिन इटली के जस्ट एग्जैक्ट सेम लैटिट्यूड के ऊपर और कंट्रीज हैं जहां पर आपको स्नोफॉल मिल जाएगा। राइट। तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, सॉरी लो प्रेशर है, हाई प्रेशर आता है, एयर राइज हो चुकी है, लो प्रेशर की जगह लेती है और ये मूव करता है ऐसे, और यहाँ पर मिलता है बहुत ज़्यादा लो प्रेशर, मिल जाएगा ना बहुत ज़्यादा लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर तो कंपेरेटिवली उनसे तो गर्माहट ही है। राइट, ये अपन समझ चुके हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की। इसके क्या फायदे हैं, आखिर मावट होती है कहीं पे तो उसका फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि एक तो टेम्परेचर डाउन करता है, तो जो टेम्परेट साइक्लोनिक सिस्टम बना था उसको वीक हो जाता है वो, और दूसरा जो रबी क्रॉप है स्पेशली गेहूं वीट, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मावट इन दो चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो एग्रीकल्चर अपन ने बात कर ली, दूसरा वाटर रिसोर्सेज, स्नोफॉल होगी तो जो पेरिनियल रिवर सिस्टम्स हैं उनके अंदर पानी बह के आएगा, तो हमारे पास में पानी की कमी नहीं होगी। दूसरा नॉन पेरिनियल रिवर सिस्टम्स में भी जो पानी, जो बारिश हो रही है उससे हमें पानी मिलेगा। तो वो बारिश कहाँ हो रही है, जैसे राजस्थान में बारिश होती है तो हमारे पास में नॉन पेरिनियल रिवर सिस्टम्स हैं, राइट, उनके अंदर भी पानी आ जाएगा। तीसरा, ग्लेशियर्स और रिवर को एक तरह से रेजुविनेशन मिल जाता है। ग्लेशियर्स क्या होती हैं, रिवर्स होती हैं बर्फ की, वो पिघलती जाती हैं और हमारे पास में रिवर के फॉर्म में बह के आ जाती हैं, जैसे गंगोत्री से गंगा आ रही है। ओके, तो एक दिन आएगा तो ये तो खत्म हो जाएंगे, तो फिर इनको क्या रेजुविनेशन चाहिए, स्नो पड़ती रहनी चाहिए ताकि जो भी पानी पिघल के गंगा बन रहा है वो पानी वापस स्नो के फॉर्म में गंगोत्री पे आ जाए, तो वो वाला है। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, ये सबके साथ लागू होती है बात। नेक्स्ट, क्लाइमेट बेनिफिट, क्योंकि विंटर टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं तो बारिश से उसको रेगुलेशन मिलता है। कुछ एरियाज़ में बारिश जो है वो ठंडक क्रिएट करती है और कुछ एरियाज़ में जो बहुत एक्सट्रीम ठंडक हो गई थी, हाई प्रेशर हो गया था, वो डिवाइड होकर लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है और एक्सट्रीम टेम्परेचर से हमें आराम मिलता है। नेगेटिविटी क्या है, बारिश होने से भी नेगेटिविटी होती है। ओके, पहला, क्योंकि अनसीजनल रेनफॉल है और यहाँ पर ओले पड़ सकते हैं। हेल किसको बोलते हैं हिंदी में, ओले पड़ना बोलते हैं। तो ये आपकी जो क्रॉप्स होती हैं उनको डैमेज कर सकते हैं, जैसा कि इस साल हो गया, हाँ है ना। ओके, फ्रूट्स वगैरह हैं आपके, मैंगोज, एप्पल्स, इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और जो वेजिटेबल की खेती हो रही है उसको नुकसान होता है। आप मुझे 3 क्रॉप्स बताओगे कॉमेंट्स में जिनको मावट अगर लेट हो गई है, तो स्टैंडिंग क्रॉप्स जो राइप हो चुकी हैं, बस हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं, उनको नुकसान होता है। वो 3 क्रॉप्स के मुझे नाम बता दो, ठीक है। हेवी स्नो जो होती है उससे हिमालयन रीजन में एवलांचेस होते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं और रोड ब्लॉक्स होते हैं। अपन के पास हर साल खबर आती है हिमाचल की कौन सी हाईवे के ऊपर स्नोफॉल ज़्यादा हो गया तो लोग 3-3, 4-4, 5-5 घंटे, कभी कभी पूरा दिन ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, तो ये भी एक नुकसान है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, डेली लाइफ जो होती है इन एरियाज़ की, वो भी डिस्टर्ब होता है। मॉनसून के लिए हमारा सिस्टम तैयार नहीं है, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का यही नुकसान होता है। तो जब सर्दियों में बारिश हो जाएगी तो वो पानी कहाँ जाएगा, है ना। वाटर लॉगिंग वगैरह होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक्सट्रीम कोल्ड वेव जो होती हैं वो लोगों को बीमार कर देती हैं, स्पेशली वो पीपल जो आपके स्लम एरियाज में रहते हैं, जो कि रोड साइड में रहते हैं। ऑब्वियसली बात है कि उनको ज़्यादा ठंड लगेगी, बहुत परेशानी होती है। और कभी कभी हिली रीजन्स में फ्लैश फ्लड्स भी आती हैं। 2014 की अगर आपको उत्तराखंड की फ्लड्स याद हैं तो उसके पीछे वॉज द मावट रीजन, ठीक है। चलो, अब मेरे पास में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं और आप इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। फर्स्ट, जो भी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आई है ना, उसका फॉर्मेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या रोल है, ये हैं आपके चारों ऑप्शंस। मुझे बताओगे कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज कर लेना, इसको रीड करना और मुझे आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं और इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा या कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, पॉज द वीडियो, रीड द होल थिंग और फिर मुझे आंसर कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस फॉर राबी क्रॉप कल्टिवेशन इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले तो बताओगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फॉर्म कैसे होते हैं, साइक्लोनिक फ्रंट बनते हैं, राइट। दूसरी चीज आप बताओगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है राबी क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए। अगर सही टाइम पे सही क्वांटिटी में मावट पड़ती है तो गेहूं को काफी फायदा होता है, सरसों को बहुत फायदा होता है, लेकिन अगर गड़बड़ हो जाती है तो गड़बड़ भी हो जाती है, ठीक है। तो आपको सिग्निफिकेंस बतानी है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। ये आपको लिखना है 150 वर्ड्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर अ डबल एज स्वॉर्ड फॉर इंडिया। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट का क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है, बताना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या होते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, ह्यूमन लाइफ के ऊपर, और मेजर्स बताने हैं
इससे होने वाले नुकसान को कम करने के तरीके बताने हैं, ठीक है। 300 वर्ड्स में। दीज आर गुड क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके मेंस में आते भी हैं। राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करो अपनी, मैं भी हेल्प करती हूँ। और अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई और टॉपिक पे बात करनी है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। सेमिनार जरूर अटेंड करना, एंड फोन नंबर मैंने बता ही दिया। ओके, चलो, थैंक यू फॉर द क्लास।